आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। और उत्तरा दी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरा जी दिल्ली से है, नोएडा से है, और आज से 30-35 साल से करते आ रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन, और अब तो पढ़ाते भी बहुत सारे लोगों को है। अभी बात करते करते उन्होंने बताया कि केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी की किताबें उन्होंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करी हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। किसी को भी यदि उनसे पढ़ना हो, सीखना हो, दिल्ली में रहते हैं, तो इस बात का जरूर वो उठाएं, उपलब्ध करें। आपके पास ये देन है। और इतने सालों से लिखते आने के कारण, पढ़ते आने के कारण उनकी जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। शुरू उन्होंने किया था वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, फिर एक समय आया जब उनको लगा कि प्रेडिक्शन नीड्स टू गो बियॉन्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कुछ ऐसा तो होगा जो केवल एस्ट्रोलॉजी से आगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आगे भी कुछ होगा जो कि उन्हें प्रिडिक्ट करने में और फोरकास्ट करने में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मदद करेगा। तो इसके लिए उन्होंने फिर केपी का अध्ययन शुरू किया। केपी इतने सालों तक उन्होंने पढ़ाया, और फिर किताबें अपने स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेट करी हैं, जो कि शायद पब्लिश नहीं करवाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट्स आते हैं और चाहते हैं कि हिंदी में उनके पास केपी का कुछ मटेरियल हो, तो वो देती हैं उनको। शी गिव्स इट बेनोवलेंटली, एकदम बिना कुछ निःशुल्क भाव से वो उन्हें जेरोक्स करवा के और वो बच्चे पढ़ते हैं। तो दीदी बहुत बहुत आभार हमारे चैनल पे आने के लिए। सबसे पहले क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन है जो कि इस चैनल पे हमें केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना चाहेंगे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, इन दोनों के बीच का अंतर या फासला क्या है? एक्चुअली क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई ही अंतर नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक का अगला स्टेप है। अगर वैदिक को आप बीए की डिग्री मानती हैं, तो आप केपी को एमए की डिग्री कह सकती हैं। उसका एडवांस स्टेज है। और माइक्रोस्कोपिक जो हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, वो ये कहते हैं कि हमने वैदिक पढ़ा है, 3 साल पढ़ लिया, 4 साल पढ़ लिया, लेकिन हमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है प्रेडिक्शन करने का कि हम कैसे करें। और ये हमने सुना है, ऐसा वो लोग कहते हैं सारे, कि केपी पढ़ने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो इसमें क्या है, जो अंतर जो बेसिक ये है कि वैदिक में तो हम लोग 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियां, बस हम ये लेके चलते हैं, ग्रह कहाँ बैठा है उसके वो फल दे देगा, जिन जिन भावों का वो स्वामी है उनसे जुड़े हुए वो फल देगा। और उसमें हम लोग उसमें उच्च का है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, मित्र क्षेत्री है, या सम है, ये सब हम और देख लेते हैं। उसके बाद हम फलित कर देते हैं। कई बार तो वैदिक में ऐसा भी करते हैं कि वो गोचर ही देख के सब कुछ कर देते हैं, दशाओं को भी नहीं देखते। मतलब मैंने वैदिक में ऐसा देखा है कि केवल एक कुंडली बनाकर वो सब कुछ कर देते हैं। जिन लोगों का फलित सही होता है उनके लिए मैंने पाया कि उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बड़ी जबरदस्त थी। मैंने ऐसे भी देखे, हमारे गुरु जो थे खुद, वो तो इंट्यूशन पावर से वो लोग कर देते हैं, लेकिन हर एक के बस की नहीं रहती है इंट्यूशन पावर को डेवलप करना। तो उसके लिए उसको पूरा गणित और गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। तो हम सिर्फ ग्रह देखकर कि ग्रह इस राशि में बैठा है या इस भाव में बैठा है, बहुत ही थोड़ा कम फलित कर पाते हैं। जबकि कृष्णमूर्ति जी का ये है कि नक्षत्र और हैं, 27 नक्षत्र और आकाश मंडल में है, जो हमारे ब चक्र में है 360 डिग्री के स्क्वायर में। और उन्होंने ये माना या उन्होंने पता किया या जाना कि जो नक्षत्र हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं ग्रहों की अपेक्षा जी। और कोई भी ग्रह यदि नक्षत्रों में होता है तो वो उस ग्रह के जो नक्षत्र है उसके फल अधिकता से प्रदान करता है, वनस्पति की खुद के अपने प्रभाव के। एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे आपने कहा कि मिथुन लग्न पे अगर मान लीजिए मंगल कोई बैठा है किसी जातक का, और हम सबसे पहले, और अगर उसका राहु के नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि
तीसरे भाव में तो चलो ठीक है, बैठा हुआ है, प्रयास करवाएगा, मेहनत करवाएगा, अगर लग्न भी उसकी मेष है, लेकिन राहु कहाँ बैठा है वो हम सबसे पहले देख लेंगे। अच्छा। और राहु जहां बैठा होगा उसके फल जो है वो मंगल बहुत ही अधिकता से प्रदान करेगा, प्रचुरता से। और वो कब प्रदान करेगा? जब उसकी दशा अंतर्दशा चले। ये मंगल की कि राहु की? मंगल की, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है। हाँ, मंगल राहु के नक्षत्र में है, तो वो राहु जहां भी बैठा है, और राहु केतु का तो इसमें इन्होंने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है कृष्णमूर्ति जी ने, ये हम अभी उसको बाद में लेंगे, क्योंकि राहु केतु के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में कम लिखा हुआ हाँ। है ना। और हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत बार देखा गया है कि राहु केतु को अच्छा नहीं माना गया है। राहु केतु के लिए या तो म्लेच्छ या पाप की ग्रह और बहुत खराब करने वाला सा माना गया है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति भी क्या इसी विचारधारा पर चलती है? देखिए, बाई नेचर ये पाप ग्रह माने गए हैं, और ये हाँ। मलेच्छ वगैरह ये सब कृष्णमूर्ति जी ने भी लिखा है अपनी किताबों की, नीच कुलोत्पन्न। लेकिन उन्होंने साथ साथ, अभी राहु की चर्चा बीच में आ गई है तो हम ले रहे हैं, हालांकि ये बाद में आना चाहिए, लेकिन राहु केतु के लिए उनका ये स्पष्ट मत है कि राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो छाया ग्रह हैं, वो किसी राशि के स्वामी नहीं है। तो जिस राशि के, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या जो ग्रह उनको देखता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दो तो ये हो गए बिंदु राहु केतु के लिए। तीसरा बिंदु है वो जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चौथा, वो जिस नक्षत्र में बैठते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो इसीलिए उनको महाबली मानते हैं। अगर वो अच्छे भाव से जुड़ गए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि आपकी मनोवृत्ति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है अगर वो लग्न से सीधे सीधे जुड़ते हैं तो, जैसा थोड़ा थोड़ा ऐसा व्यवहार उनका अजीब सा हो जाता है, कभी कभी वो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर वो अकारक भावों के स्वामियों से जुड़ जाएं तो वो बहुत खराब फल दे सकते हैं। तब तो वो जेल जाना, मर्डर करना, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं। तो वो जिसके साथ बैठेंगे, जिसकी संगति में रहेंगे, वैसा फल देंगे। इसलिए हम उनको पूरी तरह से खराब नहीं मान सकते। तो ऐसा मेरा कहना है। तो आपने जब बात छेड़ी नक्षत्रों की कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्र पे जोर देती है, तो किस प्रकार से हम उनका मतलब क्या देखेंगे कृष्ण? हाँ, हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हम लोगों के वैदिक में तो हम केवल चंद्रमा किस नक्षत्र में है बस ये ध्यान देते हैं ज्यादा, अन्य ग्रह किस नक्षत्र में वो बिल्कुल नहीं देखते, ये फर्क है। और चंद्रमा का नक्षत्र देखकर हमारी दशा अंतर्दशा निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन कृष्णमूर्ति में यही है कि वो 27 नक्षत्रों पर पूरा ध्यान देते हैं, और उन्होंने उसका टोटली अच्छी तरह विभाजन कर दिया है। आप अगर गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि मेष, सिंह, धनु में एक जैसे नक्षत्रों की सीक्वेंस है। हाँ। अश्विनी है वहां पर मेष में, मघा है सिंह में, और मूल नक्षत्र है धनु राशि में। इसी प्रकार जो उनके शुक्र के नक्षत्र रहेंगे 2 नंबर उनके, हाँ। फिर सूर्य का एक चरण आ जाएगा, हाँ। है ना, मेष, सिंह, धनु में। फिर वृषभ, कन्या और मकर में एक जैसी सीक्वेंस रहेगी, हाँ। सूर्य, चंद्र, मंगल। फिर तुला, मिथुन, तुला और कुंभ में एक जैसी सीक्वेंस है, और फिर कर्क, वृश्चिक, मीन में एक जैसी सीक्वेंस है। तो उन्होंने 27 नक्षत्रों को इस तरह से 9 मतलब उसमें आ गए हैं, 4-4। मेष से लेके कर्क तक एक जैसी सीक्वेंस है, फिर सिंह से लेके वृश्चिक तक, और फिर धनु से लेके मीन तक। ये हो गया, यहाँ तक तो हमारे नक्षत्रों का विभाजन हो गया। लेकिन उन्होंने उसके भी वो आगे बढ़ गए, उन्होंने एक एक नक्षत्र का, हर नक्षत्र का के 9 विभाजन और करे। और वो कैसे करे? एक एक नक्षत्र के 9 उप विभाजन हम उसको कहेंगे। वो ऐसे करे कि दशा अंतर्दशा के अनुसार, दशा जैसे आपने केतु को 7 वर्ष प्रदान किए हुए हैं जी, वर्ष का हमारा लाइफ स्पैन है 120 इयर्स जी, और एक नक्षत्र का स्पैन कितना है? 13 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 800 मिनट्स। यस, ठीक है, 800 मिनट्स है। तो हम केतु को कितना भाग मिला इस 13 डिग्री 20 मिनट में, वो हम जानने के लिए क्या करेंगे? 7/120 इंटू 800। इसको जब हम 7/120 और 800 डिवाइड इंटू 800, जब हम इसको काट पीट के बराबर करते हैं तो वो आता है 46 मिनट्स 40 सेकेंड, ये आएगा उसका, है ना।
हाँ, इसी प्रकार शुक्र का एक अलग आएगा, क्योंकि शुक्र को 20 साल मिले हुए हैं। हाँ, उसका जब हम ये 20/120 इंटू 800 करेंगे, हाँ, उसको कर देंगे, तो उसका आएगा 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य चूंकि सबसे कम है, इसलिए आ जाएगा 40 मिनट, केवल 40 मिनट है उसका। चंद्रमा है वो 10 साल उसका है, मतलब 10 साल है, तो उसका आ जाएगा 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड। इसके बाद हमारा आएगा मंगल। सीक्वेंस वही रहेगा जो हमारे नक्षत्रों का सीक्वेंस है और हमारी दशा महादशाओं का सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस से ये चलते हैं। और जो नक्षत्र होता है उसका सबसे पहला अंतर आता है। जैसे हम केतु का नक्षत्र पकड़ते हैं, तो जैसे केतु की अंतरदशा आएगी, वैसे ही केतु का सब आएगा। तो ये जो 9 भाग हम बांटते हैं ना, ये सब कहलाते हैं। मतलब एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, उसको हमने 9 अलग अलग भागों में बांटा। वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो यहाँ हम 1 मिनट पॉज लें और ये बात मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगी कि केतु, जो कि एक्चुअली में यदि हम देखें तो हमें जो सिखाया गया वैदिक में, वो इसके 4 पद हैं, 4 चरण हैं। जी, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से हम उसको 9 भाग में अंतर फाइंड करने के लिए उसको 9 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। जो रेशियो आता है वो आपको एक्चुअल दशा पीरियड आपकी क्या है, उस प्लैनेट की क्या है। केतु की 7 साल है, वीनस शुक्र की 20 साल है, तो उस हिसाब से उस रेशियो में 800 मिनट्स को हम डिवाइड करते हैं। यदि मेरा आप इसको एक तरह से और समझें कि जब आपका जन्म होता है तो चंद्रमा किसी नक्षत्र में होता है, जी, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है मान लीजिए, और वो 15-20 डिग्री निकल चुका है। मतलब 16 डिग्री 40 मिनट से तो बुध के नक्षत्र शुरू होता है। हाँ, मान लीजिए वो 17 डिग्री का आया है हमारा चंद्रमा, हाँ, बुध का उतना दशावर्ष तो उतने निकल चुके हैं ना। हाँ, तो अगर अपन उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि बुध का महादशा और उसमें अंतर किसका चल रहा है, अपन देखते हैं ना ये जी, कि उस समय अंतर किसका चला। तो जो अंतर होता है ना, वो ही सब लॉर्ड है आपका। जी, ठीक है जी, उसको हम वर्षों में महीनों में गिनते हैं और इसको हम डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में गिनते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात 800 मिनट्स को मैं उसके पास मेरे फोटो वगैरह हैं उसके निकाले हुए, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी, आपको भेज दूंगी, आप उसको ऐड कर दीजिएगा उसमें। तो 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात 800 मिनट्स को हम अनइक्वली, एक जैसे भाग नहीं रहते वो। हाँ, जैसे मैंने आपको केतु का बताया, फिर शुक्र का बताया, मंगल का 46-40 ही आएगा, 46 मिनट 40 सेकेंड, क्योंकि केतु और मंगल सेम है, दशावर्ष सेम है। उसके बाद आएगा राहु का। राहु जो है हमारे 18 वर्ष है उसके दशावर्ष, तो राहु के पूरे 2 डिग्री आते हैं, उसको 2 डिग्री का स्पैन मिला हुआ है। उसके बाद गुरु है, 16 वर्ष है, हाँ, मिला हुआ है 1 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड। उसके बाद शनि का आएगा, शनि के 19 वर्ष हैं, उसका 2 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड। और अंत में आएगा बुध, उसका 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड। इसको जब हम पूरा टोटल कर लेंगे इन सबको, तो वो 13 डिग्री बराबर आ जाएगा। और शुक्र का यदि नक्षत्र है तो शुक्र से शुरू होगा, सूर्य का नक्षत्र है तो सूर्य में सूर्य का सब पहले आएगा। ये सब लॉर्ड कहलाते हैं जी। एक नक्षत्र है केतु का, लेकिन उसमें सब 9 के 9 सब लॉर्ड आ जाएंगे। यस। इससे क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि किसी किसी के व्यक्ति के 2 ग्रह हैं, वो एक ही नक्षत्र में है, एक ही भाव में तो है, एक ही नक्षत्र में है, लेकिन दोनों अलग अलग फल दे रहे हैं। हाँ, अपनी ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग सब में है। अगर वो आपके फेवरेबल सब, मतलब जो आपका 11वां भाव है, लाभ भाव है, उससे जुड़ता है, तो वो अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। और अगर वो 12th हाउस से जुड़ा है या 12th हाउस के रिजल्ट देने वाले ग्रह के सब में है, तो आपको नुकसान करवाएगा। इस तरह से फिर इसमें हम कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दीदी, इससे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और उनको भी समझ आएगा कि हम किस तरह से करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं रेखा गणेशन का, जो कि एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री है। तो उनका जो
लग्न है वो है धनुर्लग्न और उनका चंद्रमा कुंभ राशि में है। तीसरे भाव में है, तृतीय भाव में, ठीक है। हाँ, तृतीय और भाव में। चंद्रमा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपदा में ये गुरु का नक्षत्र आता है। और ये जो हमने सब लॉर्ड आपको बताए, तो हमने गुरु के नक्षत्र को अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो गुरु में गुरु का सब पहले आएगा जी। 1 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक, ठीक है। 21 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक गुरु में गुरु का। उसके बाद शनि का आएगा प्रभाव, जो सब लॉर्ड है जी, शनि का आएगा। सब हो रहा है ना क्लियर? एकदम एकदम। तो 21 डिग्री 46 मिनट तक आपका गुरु चला। यदि हमारी गुरु की महादशा में जन्म हुआ है तो गुरु में गुरु का ही अंतर था, जी, है ना। 21:46 के बाद 2 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड तक, तब शनि का अंतर रहेगा यदि उस समय जन्म होता है मेरा। जी जी जी, चंद्रमा 23 डिग्री तक पहुंच जाता है जी। उसके बाद बुध का अंतर आएगा। तो यहाँ इनका हमने देखा, जब हमने अपने उसमें सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाई तो इनका चंद्रमा जो है गुरु के नक्षत्र और बुध के सब में है ना। अब आप बुध को देख लें कि धनु लग्न वाले व्यक्ति के लिए बुध क्या है, सप्तम भाव और दशम भाव का, है ना, स्वामी, ठीक है। और बुध कहाँ बैठा है? एकादश भाव में, ठीक है। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है इनका? गुरु जरूर अष्टम में बैठा हुआ है। हाँ। लेकिन इनकी कस्प कुंडली भी हमें देखनी पड़ती है। ये चीज हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारे वैदिक में और केपी में कस्प कुंडली में बहुत ज्यादा फर्क है। वो लोग क्या करते हैं कि मिडिल, मध्य भाव मध्य से देखते हैं। हाँ। और कृष्ण मूर्ति पद्धति में कस्प जहां से स्टार्ट होता है वहीं से देखा जाता है, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दीदी, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, कस्प का मतलब क्या हुआ? कस्प का मतलब जो है भाव बिंदु जो है, मतलब जैसे राशि स्वामी आपकी जैसे इन्हीं का ही हम देखें तो इनका लग्न जो है 3 डिग्री 42 मिनट 55 सेकंड का है, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर वैदिक होगी तो फिर वही अगले, एक तो इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन है वैदिक में, है ना। सारे भाव है एक 30-30 डिग्री के मान के, और उसका 15 डिग्री से उसका 50 आधा करके और आगे बढ़ा देते हैं, तो इनका भाव मध्य आ जाएगा जैसे 18 डिग्री पर जी। तो इनका लग्न हम 18 डिग्री से मानेंगे वैदिक से, लेकिन कृष्ण मूर्ति में हम इसको 3 डिग्री को ही कस्प लेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सारे हाउसेस अनइवन है, जरूरी नहीं है। कोई हाउस बड़ा होता है, कोई 32 डिग्री तक भी जाता है, कोई 28 डिग्री तक जाता है, कोई 34 तक भी जाता है। ये हमारी जो अर्थ का जो गोला है जी, स्थान, आपका जन्म स्थान के आधार पर वो चेंज होता रहता है। आप अगर नॉर्थ पोल में चले जाएंगे तो वहां पर कुछ राशियां बहुत लंबी उदित रहती हैं और कुछ बहुत कम, तो उसके हिसाब से जो हाउसेस हैं वो छोटे या बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली इसके लिए हम लोग नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल दोनों को देखते हैं। कुछ राशियां जो नॉर्थ पोल में लंबे समय तक उदित रहती हैं, वो साउथ पोल में छोटे कम समय तक उदित रहती हैं, इनका बदलता रहता है। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं। और कुछ राशियां हैं शॉर्ट असेंशन वाली, वो मकर से लेके और मिथुन तक है, और लॉन्ग असेंशन वाली राशियां जो हैं वो कर्क से लेके और यहाँ तक है। आधी 6 राशियां शॉर्ट असेंशन की है, 6 राशियां लॉन्ग असेंशन की, तो ठीक है। मतलब क्षितिज पर लंबे समय तक उदित रहती हैं, तो उससे भी हाउस डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ जाता है ना। तो अब जैसे इनका हमने देखा 3 डिग्री तो कस्प स्टार्टिंग है, इसी को ही हम कस्प कहते हैं। कस्प में क्या क्या आता है? राशि स्वामी जी। अब यहाँ मूल नक्षत्र का कस्प है इनका, क्योंकि 3 डिग्री का है जी। केतु का नक्षत्र आ गया, तो नक्षत्र स्वामी हो गया केतु, और इनका सबलॉर्ड आया है चंद्रमा अर्थात मून, ये कस्प कहलाता है। राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, सबलॉर्ड, उपस्वामी। अच्छा, मतलब साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, इन तीनों को मिला के जो डिग्री लिखी जाती है वही हमारा कस्प कहलाता है। तो आपके कस्प में और एक और अंतर जो आया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में जो कस्प का डेफिनेशन है
वो बदल गया है, पूरा ही बिल्कुल बदल जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारी वैदिक से बनी हुई जो कुंडली है उसमें 12 के जो 12 के 12 जो भाव हैं वो जिस राशि पे लगने हैं, जिस डिग्री पर लगने हैं उसी डिग्री पर ही 12 के 12 भाव हैं जी। लेकिन हमारे इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो कस्प कुंडली बन रही है उसमें लग्न 3 डिग्री 42 मिनट का है, सेकेंड हाउस जो है वो 3 डिग्री 47 मिनट का है, थर्ड हाउस जो है वो 6 डिग्री 9 मिनट 51 सेकेंड का है, उसके बाद जो है फोर्थ हाउस है वो 9 डिग्री 25 मिनट्स 2 सेकेंड का है, उसके बाद फिफ्थ हाउस जो है वो 10 डिग्री मेष का एरीज में 10 डिग्री 26 मिनट्स 24 सेकेंड्स का हुआ। इस तरह से ये छठे भाव तक ये चलेगा और फिर सेवेंथ हाउस पे जो डिग्री आएगी वो लग्न की डिग्री आ जाएगी। ओके। तो लग्न पर है वो आ जाएगी 7 से लेकर 12। अब इससे ना आपका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड सब बदलते जाते हैं। हाँ ठीक है, अब इनका उपयोग क्या है आप ये पूछना चाहेंगे कि सब लॉर्ड के क्या इंपॉर्टेंस है, जी। हम क्यों सब लॉर्ड को डिवाइड करते हैं। तो जी। इसको हम दो तरह से देखते हैं सब लॉर्ड को, जी। एक तो भावों के सब लॉर्ड और एक ग्रहों के सब लॉर्ड, दोनों हैं, ग्रह हैं उनके भी सब लॉर्ड होंगे। हाँ। ग्रह भी किसी राशि में होगा, किसी नक्षत्र में, किसी सब में। हाँ। इसी प्रकार भाव भी किसी राशि में, किसी नक्षत्र में, किसी सब में। ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। जी। अब इसके बाद क्या होता है कि किसी भी चीज का प्रॉमिस देखना होता है आपको, वैदिक में ये चीज नहीं है, वहां हम प्रॉमिस से नहीं कह सकते 100% श्योर नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। हम गोचर पे जाते रहते हैं, अच्छा गुरु का गोचर यहाँ आएगा तब शादी हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है, केपी में बता सकते एकदम डेफिनेट होके कि हाँ बिल्कुल डेफिनेट। उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी भाव से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है, जैसे शादी से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो हम सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड देते हैं सबसे पहले, कि सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड कौन सा ग्रह है। फिर हम देखेंगे, हम लोग चूंकि सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं केपी में नक्षत्रों के आधार पर, और हर भाव के सहायक भाव भी हम जानते हैं या देखते हैं कि शादी केवल सप्तम भाव अकेला नहीं करेगा, उसके सहायक भाव हैं। जैसे सेकेंड हाउस है परिवार व कुटुंब का स्थान है, उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि कुटुंब में किसी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, शादी हो रही है तो जी। उसके बाद आता है आजकल चूंकि लव मैरिज का बहुत ज्यादा हो रहा है मिलना जुलना, तो हम फिफ्थ हाउस को भी लेते हैं जी। और समथिंग आप गेन कर रहे हो, लाभ हो रहा है आपको पत्नी के रूप में या पति के रूप में, तो हम 11th हाउस को भी लेंगे। तो हमारी ये 3-4 भाव हमारी शादी के इंसिडेंट से जुड़ते हैं। तो हम जब सप्तम भाव का सबलॉर्ड होता है वो यदि सेकेंड हाउस या फिफ्थ हाउस या सेवेंथ हाउस या 11th हाउस, इन चारों में से किसी का भी यदि सिग्निफिकेटर होता है तो हम तुरंत कह देते हैं कि यस मैरिज इज प्रॉमिस्ड। तब हम कह देते हैं हाँ शादी होके रहेगी। लेकिन यदि यही ग्रह, इसके साथ बहुत सारे और भी हैं, लग्न 6th 10th इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है, तो शादी या तो होती नहीं है और किसी तरह से हो भी जाए तो वो टिकती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो दिख जाता है। हम शादी के विषय में ही बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि रेखा जी की शादी हुई थी लेकिन किसी कारणवश वो टिकी नहीं, तो हाथ कंगन तो आरसी क्या, तो आप इस पे कैसे बता पाएंगे कि ये। हाँ बिल्कुल, हम देख लेते हैं इसको। हम 7th हाउस ले लेते हैं, मिथुन राशि है वहां पर। हाँ। ठीक है, मिथुन राशि है और इनमें इसमें राशि स्वामी जो हो गया बुध हो गया। ठीक है, नक्षत्र स्वामी वहां मंगल है क्योंकि मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल का नक्षत्र है। देखिए इनके सबलॉर्ड जो सप्तम भाव का सबलॉर्ड आया वो आया शुक्र। अब हम शुक्र को लेते हैं कि शुक्र कहाँ बैठा है या किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है। सिग्निफिकेटर निकालने की भी एक तरकीब है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस नक्षत्र में है। तो गुरु वृश्चिक राशि में, सॉरी शुक्र वृश्चिक राशि में गुरु के ही नक्षत्र में है जी। तो हम गुरु को देखेंगे कि गुरु कहाँ बैठा है इनका। गुरु इनका 8th हाउस में बैठा है जी। तो 8th हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया शुक्र जी। ठीक है, उसके बाद गुरु स्वामी कहाँ का है, लग्न का और 4th हाउस का।
तो लग्न और 4th हाउस भी शुक्र से जुड़ गया। अब हम देखते हैं कि शुक्र जो है 12th से 11th में तो आ गया कस्प कुंडली में, लेकिन वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है। हाँ, है ना। तो कुल मिला के जो इसके सिग्निफिकेटर बने वो ये बने, 8th हाउस सबसे पहले, हाँ, 8th हाउस में गुरु बैठा है, उसके बाद 11th हाउस, क्योंकि वो 11th हाउस में वो खुद बैठा है, शुक्र आया है कस्प कुंडली से, उसके बाद वो गुरु के नक्षत्र में है, तो लग्न और 4th हाउस का भी सूचक हो गया। हाँ, ठीक, उसके बाद वो खुद कहाँ का स्वामी है, छठे घर का। वो 6th एंड 11th। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या आया कि 11th हाउस आ गया। हमने कहा था हमारे 4 भाव हैं शादी के लिए, उनमें से किसी भी भाव का सूचक होना चाहिए, तो प्रॉमिस देता है, तो इसमें 11th हाउस आ रहा है। तो हमने कहा कि हाँ शादी तो इनकी होगी, लेकिन आप देखिए कि 8th हाउस भी जुड़ा हुआ है वहां और 6th हाउस भी जुड़ा हुआ है, तो उनकी शादी तो हुई, लेकिन ज्यादा समय तक वो चल नहीं पाई, कुछ भी रीजन रहे होंगे, लेकिन वो जो दाम्पत्य सुख होना चाहिए वो उन्हें अधिक समय तक नहीं मिला। इस तरह से हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। इसके साथ साथ फिर हम कुंडली पे किसी की कुंडली पे ये तो हमको मालूम था, इसके लिए हमने किया, लेकिन ये आपने मतलब एकदम हाथ के हाथ बताया। वैसे हम किसी की कुंडली पे ये इवेंट होगा कि नहीं होगा एकदम सपाट रूप से बता सकते हैं। मैडम ऐसी ही कुंडलियां आजकल तो आ रही हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, माँ बाप ही ज्यादा चिंता करते हैं, रोज आती है मेरे पास 2-4 तो और हमें ये सब कुछ देख के उनको मतलब जो कहते हैं ना शुगर कोटेड कैप्सूल, उससे बताना पड़ता है कि बहुत मुश्किल है, प्रयास करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि उसकी दशा क्या चल रही है। ठीक है, दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है। यदि उसकी दशा या अंतरदशा फेवरेबल होती है, अर्थात दूसरे, 5वें, 7वें, 11वें इन भावों से जुड़ी रहती है, तो ये जो सबलॉर्ड है ये रुकावट भी डालता है, लेकिन मैरिज भी करवाता है। और इसके साथ साथ हम जो ग्रह जिनकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर चलते हैं, उनका गोचर भी देख लेते हैं कि वो हमारी कुंडली में कहाँ चल रहे हैं, किस नक्षत्र में चल रहे हैं, उस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। इस तरह से हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं और कंफर्म हो जाता है वो कई बार। मतलब मैं कहती हूँ 70-80% तक ही थोड़ा सा मेरा सही रहता है, बाकी 10-20% गलत होता होगा। मैं ये नहीं कह रही मैं 100% सही बता सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को टाइम सही नहीं मिलता, जो आदमी को बता रहा है उसके टाइम में फर्क रहता है, या कभी हमारा समय ही खराब चलता है तो हम गलत देख पाते हैं या गलत बता देते हैं। इसमें दोनों बातें निर्भर करती हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी वो फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो कि एक हम इन सब बातों को तो जो वैदिक में पाई जाती हैं उन सब का अनुकरण तो करते ही हैं, लेकिन साथ में एक अलग वे से, जहां आपने बोला कि इतने सालों के अध्ययन के बाद आपने समझा कि उसको लेकर ही चलते हैं। ये नहीं है कि उसमें कहीं अलग दुभात नहीं है, बस उसमें मॉडिफिकेशन या मोर माइक्रो वे में उसको लिया जाता है, किया जाता है। बिल्कुल, हम उसको और बारीकी से देखना चाहते हैं और बारीकी से देखते हैं और हमारे निर्णय उसमें सही निकलते हैं, तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ हमने ऐसा देखा था और वाकई ऐसा ही हुआ। जबकि हम वैदिक में बस यही है कि हम कंफर्म नहीं कर पाते कि ये होएगा ही सही, अपन थोड़ा सा संदेह, क्योंकि हमारे पास उसमें कोई टूल नहीं है। वैदिक की अपनी लिमिट है और इन्होंने इसीलिए उसके आगे बढ़कर काम किया और इस तरह से मतलब इतने सारे सब डिविजन्स बनाए और उसके बाद इन्होंने किया, तो इनके प्रेडिक्शन में काफी चमत्कारिक दृष्टि से सही आए। कृष्ण मैथमेटिकल बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जो है वहां पे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, तो जिनका गणित अच्छा होता है वो बहुत इजीली ये कर पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब आजकल तो गणित करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, सब आपको रेडीमेड हो गया, तो कोई करना ही नहीं चाहता, तो हम गणित पक्ष तो ज्योतिष का आजकल सिखाते ही नहीं है, हम तो फलित पक्ष पे ही सीधा स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम कहते हैं मोबाइल में बना लो लेकिन दीदी गणित पक्ष यदि हम नहीं लें तो आदमी, आपको नहीं लगता, मैं आपसे एज एन एस्ट्रोलॉजर पूछ रही हूँ यहाँ पर, कि यदि गणित पक्ष न सिखाएं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो मिस कर जाता है। वो जानते ही नहीं है, उनको जानना ही मतलब उनको जानने के लिए गणित सीखना तो बहुत जरूरी है।
बेसिक गणित जो है एस्ट्रोलॉजी में वो जानना बहुत आवश्यक है। और फिर वो बाद में ये कमी उनको जब महसूस होती है, जब ये एक बार फलित सीख जाते हैं, तो वो खुद सीखते हैं उस गणित को कि ये कैसे हुआ, इसकी स्पीड क्या है, ये क्यों स्लो चल रहा है, ये वक्री कब होते हैं, इन सब चीजों का ज्ञान गणित से ही तो होता है ना, कि कोई भी ग्रह वक्री कब होता है, बुध शुक्र कब वक्री होते हैं, मंगल गुरु शनि कब वक्री होते हैं, ये उनका ज्ञान ये गणित का ही है सारा। तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। और अगर केवी में ज्यादा आवश्यक इसके लिए हो जाता है क्योंकि गणित पे पूरा निर्भर है, ये पद्धति पूरी गणित पे निर्भर है, तो इसके लिए केपी में और ज्यादा आवश्यक नहीं हो जाता। बिल्कुल है ना, और उनको ये पता तो होना चाहिए कि कुंडली सही भी बनी है कि नहीं, है ना, ये भी पता होना चाहिए। और उसके लिए अगर आपको अपने आप गणित करना आता है, हमारे पास जो थे, मेरे पास एफएमएरीज लाई हुई थी, मैंने कृष्णमूर्ति जी की ही मंगवाई हुई थी, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई थी उस समय, और उनकी अपनी एफएमएरीज और रेडी रेकनर्स हमने खरीदे हुए थे उनके, और एस्ट्रोलॉजिकल टेबल्स फॉर ऑल, अच्छा, ये हमने खरीदे हुए थे, जिसमें वो हर ग्रह की स्पीड के हिसाब से 1 मिनट में इतना चलेगा, 2 मिनट में इतना चलेगा, 1 घंटे में इतनी इसकी स्पीड रहेगी, वो कैलकुलेट करके तब हम बनाते थे। तो मेरी जो उस पुरानी स्टूडेंट्स हैं जो उदयपुर में हैं, उनको तो मैंने पूरा हाथ से गणित सिखाया है, क्योंकि उस समय लैपटॉप वगैरह नहीं होते थे। लेकिन अब ये जो आजकल की नई जनरेशन है वो नहीं करना चाहती है गणित। तो हमने देखा कि उत्तरा दी ने किस प्रकार एक लाइफ चार्ट पे जो कि उन्होंने पहले नहीं किया हुआ था, उस पे केवल अपने गणित से बता दिया कि इन घरों का स्वामी शुक्र इन घरों का स्वामी है और इन घरों से जुड़ा हुआ है, तो क्या रिजल्ट हो सकता है। विवाह है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है। क्यों नहीं है उसका उन्होंने चित्रित किया। केपी एस्ट्रोलॉजी एस्टोनिशिंग इसके लिए है क्योंकि उसके प्रेडिक्टिव मेथड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आप और भी कुछ सीखना चाहें, जानना चाहें, हम अपना सीरीज उत्तरा जी के साथ कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने सुझाव भेजते रहिए। उत्तरा दी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।